हे एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ था 2026 का। आप सबको पता है वो कितना खतरनाक पेपर आया था। उसमें कहा जा रहा है कि इतना डीप क्वेश्चन पूछे हैं जो जज बनते हैं उस एग्ज़ाम में आते हैं, पीसीएस जे वगैरह के डिटेल में आते हैं, उन क्वेश्चनों को उसमें लिया गया है। एंड इसके अलावा ऋग्वेद को सीधा एक सिलेबस का भाग बना दिया गया है खुलकर कि आपको ऋग्वेद पढ़कर आना पड़ेगा। मैं ऐसा डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ कि ये कैसे परीक्षा में आपकी जो सिर्फ मेहनत है और जो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है ये उससे बाहर का एग्जाम बनकर रह गया है। इसलिए आज हम डिटेल में ये समझने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा गहराई से कि ये एग्जाम किस पैटर्न पर जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आप सब जानते हैं, आपने अगर ये पेपर दिया होगा या फिर आप इसकी तैयारी कर रहे हो कि ये इस पेपर में इस बार इतने लंबे क्वेश्चन निकल कर आए हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट आपको करीबन पता होगा 2017-18 के आसपास से चल रहा है ना। इसका ये दूसरी तीसरी बार हो सकता है पेपर में आए हो, लेकिन इतना डिटेल में एक पूरे पन्ने के ये पूरा क्वेश्चन दिया गया और इतना डिटेल में दिया गया, उसका कहीं से कहीं तक कोई कनेक्शन ही नहीं बनता था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने सागरमाला प्रोजेक्ट को कितना ही पढ़ा होता, आप चाहे 12-12 घंटे पढ़ लो, कॉन्सेप्ट समझ कर देखो कि आपने सागरमाला प्रोजेक्ट को इतना पढ़ा। फिर आपको पता है कि एक विमान हादसा हो गया था तो वहाँ पर ब्लैक बॉक्स निकल कर आ जाता है। अब ब्लैक बॉक्स के अंदर कौन सी तकनीक काम कर रही है बहुत डिटेल में वो भी आप बताओ। एंड उसके बाद जब ऋग्वेद की बात आएगी ना, तो ऋग्वेद का भी कौन से सूत्र के अंदर कौन सा एक कॉन्सेप्ट, एक टर्मोलॉजी दी हुई है, उस टर्मोलॉजी का मीनिंग क्या है, आपको वो भी याद करना पड़ेगा। तो एक तरीके से बोले कि सीधे सीधे तुक्के लगाने वाली प्रक्रिया के तौर पर आप बढ़ गए, आपने चाहे कितना भी इस एग्जाम की तैयारी करी हो। और सबसे खास चीज़ इसी के कारण अब ये मेरिट बनाम लक का फैक्टर रह गया, क्योंकि देखो इसमें क्वेश्चन जो टीचर था उसको इस बार जिससे क्वेश्चन बनवाया गया वो ऋग्वेद का चयन करता है, वो ऋग्वेद को पढ़ता है बहुत अच्छे से। तो उसने ऋग्वेद से जो 2-2, 3-3 क्वेश्चन थे उसका टर्मोलॉजी उसने निकाल दी और उसी टर्मोलॉजी को निकालकर उसने पूछ लिया। समझ पा रहे हो? और इसे क्या कहा जा रहा है कि यह देश के सर्वश्रेष्ठ दिमाग को चुनने वाली प्रशासनिक परीक्षा है। समझ रहे हो? जबकि आप सब समझ पा रहे हो कि ऋग्वेद को इस तरीके से पढ़ के या फिर ब्लैक बॉक्स किससे निर्मित होता है ये समझ के आप समझ पा रहे हो, या फिर 25 साल पुराना कौन सा मिशन था उसको समझ के आपको ये सर्वश्रेष्ठ दिमाग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि जो टीचर हैं उनकी जो रूढ़िवादी मानसिकता है, जो रिजिडनेस है, उसकी यहाँ पर क्लियरिटी निकल कर आ रही है कि वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी के नाम पर अराजकता, कैओस को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे एग्जाम पैटर्न में। आप समझ पा रहे हो? अच्छा, अब बात करते हैं इसका जो सिलेबस है। कोई इस पर बात नहीं करेगा, ये जनरली देखो यूपीएससी का सिलेबस है, इसका एग्जाम मैंने भी दिया था, इसका एवरीथिंग मानो जो भी यहाँ से सूरज तक पहुँचता है और सूरज की नज़र से देखा जा सकता है वो सब कुछ सिलेबस के अंदर आता है, पृथ्वी से सूरज के बीच की जो भी घटनाएं हैं। और इन्होंने सिर्फ एक छोटी सी लाइन बोल रखी है अपने सिलेबस में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं। अब इसको कितना डीप आप ले जाओगे, आप कल्पना करो। आप समझ पा रहे हो? जैसे अब मैंने बोल दिया कि आपसे मैं पूछ रहा हूँ यार कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से पूछ रहा हूँ, एक छोटा सी प्रोबेबिलिटी बता दो आप मुझे, समझ रहे हो? लेकिन मैं उस प्रोबेबिलिटी को इतना भी हाई लेवल पर ले जाऊँ कि कैट मैट के ऊपर भी निकाल सकते हो आप उसे। तो एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन को क्रॉस कर दिया गया। अब क्यों क्रॉस कर दिया गया इसका भी 100% मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली बात, क्योंकि जो टीचर्स लोग हैं उनकी अपनी माइंडसेट रिजिडनेस के साथ कन्वर्ट हो गया उनका। आप समझ पा रहे हो? वो कह रहे हैं इतना तो आपको करके आना पड़ेगा। और कल्पना करो एक टीचर ने 2 क्वेश्चन बनाए, ठीक है, तो वो क्वेश्चनों को कितना भी डीप बनाएगा, आप कल्पना करो, उसे 100 क्वेश्चन तो बनाने को नहीं मिल रहे हैं। अब वो कहेगा मेरे 2 क्वेश्चन वो सबसे ज़्यादा कठिन होने चाहिए पूरे पेपर के। तो सभी ने 2-2, 1-1 क्वेश्चन करके बनाया और उन्होंने पूरा का पूरा पेपर इतना ज़्यादा टफ कर दिया कि आप पूरा पढ़ के भी वो एग्जाम नहीं निकाल सकते। आप समझ पा रहे हो? एंड इसके साथ में एक करंट अफेयर का बहुत बड़ा जोल हुआ। करंट अफेयर का आप सबको पता होगा। आप कल्पना करो करंट अफेयर कितने साल का करोगे, 1 साल का करोगे, चलो आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो तो 2 साल का कर लिया, 3 साल का आपने कर लिया, लेकिन करंट अफेयर इसके बाहर का आ रहा है। सागरमाला प्रोजेक्ट का कहाँ से कौन सी लाइन निकाल लेते हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा। एक तरीके से बोले तो एक एस्पिरेंट को रोबोट में कन्वर्ट करने का एक माहौल बनाया जा रहा है पूरा। आप कल्पना करो इतने फैक्चुअलों को कैसे याद करोगे, इतने फैक्ट को कैसे याद करोगे? आप समझ पा रहे हो? इसी के कारण मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कोई भी एक निश्चित और परिभाषित दायरा नहीं बनाया गया कि भाई आपको इतना पढ़ कर आना पड़ेगा, इसके बाद ये एग्जाम होगा, इसमें से इतने कॉन्सेप्ट लेंगे। अब कल्पना करो आपने ऋग्वेद की कोई एक टर्मोलॉजी पूछ ली, ऋग्वेद कितना बड़ा है, अब अथर्ववेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, उसके भी कोई भी श्लोक सूत्र वगैरह कोई भी पूछ सकते हो, उपनिषद हो गया, इतने उपनिषद हैं। आप समझ पा रहे हो? उन उपनिषदों की कोई भी एक लाइन उठा लाओ, उसमें से एक पूछो कि इसका क्या मतलब होगा।
है नहीं है। तो समझने की ये कोशिश करनी पड़ेगी कि मतलब हिस्ट्री तो मतलब लिमिटलेस है, हिस्ट्री नहीं, आप जियोग्राफी उठा लो वो भी लिमिटलेस है। तो उस लिमिटलेस को लिमिट में लाने के लिए तभी तो बच्चा याद कर पाएगा यार। कोई एक रोबोट थोड़ी है कि उनके दिमागों में कि एकदम से किताब उन्होंने पलटी, या फिर विवेकानंद नहीं है कि मतलब पूरी किताब एक झटके में याद कर ली एक पूरे दिन में। तो इसलिए मैं इसे बोल रहा हूँ कि ये सिलेबस ऑफ एवरीथिंग हो गया ये एग्जाम। एंड इसके अलावा इस बार एग्जाम में क्या हुआ है कि आपको एथिक्स जो मेंस में सवाल आते हैं, पता है आपको, वो भी क्वेश्चन में पूछे गए हैं, मतलब प्रीलिम से। आप कल्पना करो, आप 56 पन्नों का मतलब एक किताब के बराबर पेपर आया क्वेश्चन, करीबन 50 से ऊपर पन्ने रहे हैं तकरीबन उसके, और उसमें एथिक्स जैसे लंबे केस स्टडी को भी सॉल्व करना है आपको उसी टाइम में। तो कल्पना करो उसके अलावा फिर आप मेंस भी ले रहे हो एंड उसके अलावा इंटरव्यू भी होगा, मतलब करना क्या चाह रहे हो, और भी थोड़ा लंबा ले जाओ इस प्रोसेस को, थोड़ा और भी लंबा कर सकते हैं, आप समझ पा रहे हो। उसके बाद आप सबसे अच्छे कौन से अधिकारी चुन रहे हो। आप सबको पता है इंस्टाग्राम पर आज के समय में क्या रील चल रही है, क्या फोटो वीडियोस चल रहे हैं, कि अभी कुछ टाइम पहले किसी का चयन हुआ था, उसको कैसे मतलब कितना उसके एथिक्स तो बिल्कुल नहीं दिख रही है, समझ पा रहे हो। जो एथिक्स की किताब छाप रहा है वहाँ पर भी कुछ आया था कि अवार्ड के लिए कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ़ोटो वगैरह बनाए गए थे। तो इतना सारा एग्जाम को इस तरीके पर ले जाकर भी अगर पूरी तरीके से 100% आप एक अच्छे विद्यार्थी को नहीं चुन पा रहे हो एग्जाम में, तो मतलब इतना बड़े प्रोसेस का कोई आवश्यकता ही नहीं है। एक तरीके से बोलें तो ये किसी भी बच्चे के मतलब भविष्य को देखें तो वो एग्जाम की तैयारी से डर जाएगा, एग्जाम की तैयारी नहीं करेगा। आप इतना लंबा पेपर बना दोगे इतने ज़्यादा लंबे पन्नों का, मतलब कल्पना करके देखो यार, कितना बड़ा पैनिक क्रिएट हो जाएगा कि आपको ऋग्वेद पढ़ना है, कितनी बड़ी बात है। ऋग्वेद कहाँ से ढूंढ कर निकालोगे, और कौन सा वो ऋग्वेद होगा जो उस टीचर के पास है, कल्पना करो। एंड उसके अलावा फिर मनुस्मृति पढ़ो, फिर आपका अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, अष्टधाई, समझ रहे हो, कुछ भी ये कौटिल्य का कोई अर्थशास्त्र वगैरह पढ़ते रहो, कितने आप टर्मोलॉजी याद करोगे, असंभव टर्मोलॉजी है यार ये। मतलब एक तरीके से बोले तो आपको, आपके दिमाग को मानसिक तौर पर आपको ये उत्पीड़न है आपके दिमाग का, आप समझ पा रहे हो। और एक तरीके से मैं आपको सीधे बताऊं, ये प्लेइंग लेवल फील्ड तो है ही नहीं, सीधी बात है। ये बहाना ये कर रहे हैं कि कोचिंग तोड़ने का दावा, मतलब आपको कोचिंग से क्या मतलब है यार। आप अपना एग्जाम लो, वो एग्जाम किसी की कोचिंग से निकल कर आता है उसके क्वेश्चन, तो ये बहुत अच्छी बात है, उसने भी मेहनत करी होगी टीचर ने, या उस कोचिंग संस्थान ने मेहनत करी होगी। आपको मतलब उनसे ये चिड़न ये सब नहीं होनी चाहिए थी। मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला पेपर अब लक का और गेम ऑफ चांस बन चुका है निकल कर, आप समझ पा रहे हो। कि आप नॉर्मल आप बोलो कि मैं 10 किताबें पढ़ लेता हूँ, उस किताबों को पढ़कर इस एग्जाम को मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर लूँगा, तो उसका स्कोप अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो हो सकता है कि अगली बार आपको CSET बता दे, क्योंकि वो कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं नहीं लिखा है कि इस बार हम सिर्फ यही पूछेंगे। हो सकता है अगली बार वो उसमें CSET के कुछ क्वेश्चन देते हैं, और उन क्वेश्चन को कहानी के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। जैसे इस बार आपको पता होगा नोबेल का क्वेश्चन दिया गया था कि एक्स एक व्यक्ति है, उसे नोबेल पुरस्कार मिला है, वो UK में रहता है, आप समझ पा रहे हो। एक तरीके से बोले तो एक रीजनिंग का क्वेश्चन बनाकर भी आपके सामने उसको लाया जा सकता है जो CSET का पेपर है। तो आप समझ पाओगे कि आपको इसके लिए बहुत ही डिटेल में समझना पड़ेगा कि इस एग्जाम का पैटर्न किसी भी दिशा में जा सकता है। तो आपको हर एक सवाल की अच्छी गहराई से तैयारी करनी पड़ेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो कोई भी टीचर है वो 1-2 क्वेश्चन बनाएगा, आप समझ पा रहे हो। जैसे 50 टीचर है, उन्होंने 100 क्वेश्चन बना दिए, तो वो 100 क्वेश्चन उस एक पेपर के बनेंगे। तो जो टीचर है वो अपना क्वेश्चन सबसे परफेक्ट बनाएगा, यानी कि सबसे परफेक्ट का मतलब है वो अपनी पूरी रिजिडनेस के साथ सबसे टफ क्वेश्चन बनाने वाला है। तो उस टफ क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है, ये आप बहुत गहराई से ध्यान रखिए। क्योंकि देखिए इस बार हम सब जानते हैं कि पॉलिटी बहुत अच्छे से कर लेता है बच्चा, ठीक है, तो पॉलिटी का स्कोप कम कर दिया और हिस्ट्री को इतना ज़्यादा डीप ले गए हैं कि मतलब आप कहीं ना कहीं से जब तक आपका ऑप्शनल नहीं है आप उसे क्लियर कर ही नहीं सकते, आप समझ पा रहे हो। तो आपको क्या लगता है, आप इस बार पेपर देकर आए थे या नहीं आए थे, आपने पेपर देख के आपको कैसा लगा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।